Hello students, welcome to Kane Study Point. I am Preeti ma'am and this is your TGT class, TGT English 2020. Victorian age 1832 1901. हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसमें हम लोगों ने विक्टोरियन एज से आज स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग हुई थी 1832 से और 1901 में विक्टोरियन एज समाप्त हुआ था। विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट। विक्टोरियन एज जो था वो एक एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी था, यानी कि इस एज में लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी थी। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट हुआ था, यानी कि औद्योगिक जो बढ़ोतरी हुई थी, उद्योग बढ़े थे। तो जब उद्योग बढ़ेंगे तो प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी और जब प्रॉस्पेरिटी होती है तो पीस भी होती है, ठीक है ना। तो विक्टोरियन एज एक ऐसा एज था जिसमें इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट था, इसलिए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी उस एज में थी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। किस एज में प्रॉस्पेरिटी थी या क्या था, ये जानना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जिस तरह की टेंडेंसी सोसाइटी में पाई जाती है, जिस तरह की प्रवृत्ति पाई जाती है, या फिर जिस तरह का स्टेटस पाया जाता है, जैसे भी जो इकोनॉमिकल जो स्टैंड है वो क्या है, या फिर सोशल जो प्रेस्टीज है वो क्या है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं किसी भी देश के लिटरेचर में। क्योंकि साहित्य जो है उसको बोलते हैं समाज का दर्पण। तो जिस तरह का समाज होगा उसी तरह का साहित्य भी होगा। अब विक्टोरियन एज में प्रॉस्पेरिटी थी, जिस समय ये एज था प्रॉस्पेरिटी थी। तो अब देखो, इसको एक और नाम दिया गया है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ कंफ्यूजन और द एज ऑफ डायलेमा। अब इसको एज ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं और एज ऑफ डायलेमा भी कहते हैं। एक्चुअली डायलेमा का मीनिंग होता है दुविधा। डायलेमा का मीनिंग होता है दुविधा। हम कहते हैं ना कि हमें इस बात की बड़ी दुविधा है। दुविधा का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का कंफ्यूजन होना, डाउट होना। तो ये आपका है डायलेमा। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे कि एज ऑफ डायलेमा किसे कहा गया और एज ऑफ कंफ्यूजन किसे कहा गया। ये दो चीजें हैं ना। तो विक्टोरियन एज को ही एज ऑफ डायलेमा कहा गया और विक्टोरियन एज को ही एज ऑफ कंफ्यूजन कहा गया, ठीक है। हिस्टोरिकली द एज इज रिमार्केबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी फॉलोइंग द रिफॉर्म बिल ऑफ 1832। हिस्टोरिकली अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जो ये एज है ये किस चीज के लिए सबसे ज्यादा रिमार्केबल है? ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और क्योंकि इसमें रिफॉर्म बिल जो आया था 1832 में, इसको फॉलो किया था फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमंग ऑल क्लासेस। सारी क्लासेस में, सभी वर्गों में एजुकेशन बढ़ी। फॉर मैकेनिकल इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज ऑफ साइंस, मैकेनिकल इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरी ऑफ साइंस हुई। तो जब इस तरह का जो इस तरह का एक टाइम पीरियड होता है वो एक अलग ही टाइम पीरियड होता है। तो इस पीरियड में जिसको विक्टोरियन एज कहते हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें घटित हुई। फिर भी कहीं ना कहीं इसको एज ऑफ कंफ्यूजन या एज ऑफ डायलेमा कहा जाता है ना। तो अब इसको आगे और पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज एन एज ऑफ डाउट एंड पैसिसिज्म। जिस एज में इतना एडवांसमेंट था, जिस एज में प्रॉस्पेरिटी थी, उस एज में डाउट और पैसिमिज्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर था क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस रहे थे उस टाइम पे जिसकी वजह से उस टाइम का जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसमें कहीं ना कहीं डाउट और पैसिमिज्म भी झलकता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलिए, साथ में ही विक्टोरियन एज आप डालेंगे, कॉपी में लिखेंगे, उसका टाइम लिखेंगे कि फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, कब से कब तक। इसके बाद आप इसका जो नेम है कि द एज ऑफ कंफ्यूजन, द एज ऑफ डिलेमा और एज ऑफ डाउट एंड पैसिमिज्म, तो ये आपको नोट करना है। विक्टोरियन एज को कहा गया था। बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में इस बात को बैठा लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं, तभी अगर आप रेगुलर वे में चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप एंड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बर्डन नहीं फील होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट पे रहेगा।
ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं ऑथर्स को, नोट्स बनाते चलेंगे बेटा, भूलिएगा नहीं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये इनको एल टेनिसन भी कहते हैं या केवल टेनिसन भी लिखा होता है, तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इनका पूरा नाम है। 1809 टू 1892, ठीक है, 9 से 92 ये जीवित रहे। अब इसमें इनकी पोयम लिखी हुई है, पोएम्स चीफली लिरिकल हैं, ठीक है। पोएम्स इंक्लूडिंग यूनन एंड द लोटस ईटर्स, लोटस नहीं है, सॉरी ये लोटस है, ये गलत छप गया है, ये आपका लोटस है, LOTUS, ठीक है, ये आपका लोटस है। द प्रिंसेस इन मेमोरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, द इन मेमोरियम, ओड ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, Maud, the Charge of the Light Brigade, Idylls of the Hearth, Tacitus and other poems, Locksley Hall, Demeter and other poems, Idylls of the King, ये सारे इनके जो है वर्क्स हैं, इन वर्क्स को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका है द फर्स्ट 4 बीइंग ऑलरेडी पब्लिश्ड इन 1869। इसके बाद है द कमिंग ऑफ ऑथर्स, सॉरी द कमिंग ऑफ आर्थर। इसके बाद है गैरेथ एंड लिनेट। तो ये जो इनके वर्क हैं, आपको इन वर्क्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। ये सारे आप नोट्स बनाते चलेंगे जितने भी हैं ये। इसके बाद इसमें देखिए लास्ट में लिखा हुआ है द पासिंग ऑफ आर्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। द पासिंग ऑफ आर्थर भी इन्होंने लिखा था और द कमिंग ऑफ आर्थर भी इन्हीं ने लिखा था, ठीक है। आर्थर करके ये दोनों टेनिसन के हैं। इसके बाद प्लेज में हम आते हैं, द फाल्कन, द कप, क्वीन मैरी, हेरोल्ड, बैकेट। इसके बाद अब इनके कुछ फेमस लाइंस हैं। ही सेम्स सो नियर एंड येट सो फार, वो कितनी पास दिखता है और फिर भी कितना दूर है। इन मेमोरियम की लाइन है ये, द टाइम ड्रॉज नियर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, द मून इज हिड, द नाइट इज स्टिल, द क्रिसमस बेल्स फ्रॉम हिल टू हिल आंसर ईच अदर इन द मिस्ट, ये भी इन मेमोरियम की लाइन है। तो ये आपको नोट्स बनाने हैं कि एक इंपॉर्टेंट लाइन किस बुक की दी हुई है, जैसे यूलिसिस की भी है, द प्रिंसेस की है, लोटस ईटर की है, लॉक्सले हाल की है, ठीक है। इसके बाद ये आपके लाइन से वर्क्स दिए हैं, पोर्शंस एंड पार्सल्स ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट, लोटस ईटर की लाइन है, ठीक है। इसके बाद आपकी ये है द वुमेन्स कॉज इज मैंस दे राइज टू सिंग टुगेदर, द प्रिंसेस से लिया गया है। द वुमेन इज सो हार्ड अपॉन द वुमेन, ये भी द प्रिंसेस से है। द प्रिंसेस में देखिए मैन वुमेन करके कई सारी इसमें लाइन्स है। ये सारी आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इनको आपको लर्न ही करना है बेटा। Should life all labor be? There is not two reason why. There is what to do and die. It is better to have loved and lost than never to have loved at all. इन मेमोरियम की लाइन है ये। फिर है द प्रिंसेस, द ब्रूक, मोटेडी आर्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटेडी आर्थर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टेनिसन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये। इसके बाद ये है आपके, ये भी इन मेमोरियम का है, द प्रिंसेस। अब है आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। तो एक तो आपको टेनिसन को पढ़ना है, दूसरा आपको रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ पोएम्स लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। वो पोएम है आपका पाओलाइन, ड्रामेटिक लिरिक, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। जब भी ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे की बात आएगी तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात जरूर आएगी। ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स, इसके बाद है मैन एंड वुमेन, ड्रामेटिक पर्सोने, द रिंग एंड द बुक, एसोलैंडो। फिर इनके प्लेज हैं स्ट्रेफोर्ड, और इसके बाद पीपा पासेस, पीपा पासेस इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है। इट इज ऑफन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर्स, पीपा पासेस। किंग वेक्टर एंड किंग चार्ल्स, द रिटर्न ऑफ द डॉसेस। नेक्स्ट है आपका एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है।
शी वॉज वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी। मैरिड इन 1846 एट द एज ऑफ 40। 40 साल की उम्र में शादी हुई थी। इनकी पोएम्स आपको लर्न करनी है, तो इस पे बहुत ज्यादा इनकी सभी आपको पढ़नी है, बट इनकी जो प्रोमेथस बाउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछी जाती है। प्रोमेथस बाउंड। मैथ्यू आर्नोल्ड, डबर बीच, अ समर नाइट, अ साउथर्न नाइट, स्कॉलर गिप्सी, शेक्सपियर, रग्बी चैपल, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। जितनी अभी तक मैंने पढ़ी है सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर सेकेंड मरमैन, मोरालिटी, द मेमोरियल वर्सेस, आइसोलेशन, स्टैंजा फ्रॉम द ग्रेनिट चार्टर्स टू फॉस्टा टू अ फ्रेंड। इस तरह से सारे आपको तैयार करने हैं। अब अदर वर्क्स में सोहराब एंड रुस्तम, ये आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का है। बाल्डर डेड, ऑन ट्रांसलेटिंग होमर। इसके बाद है माइसेरिनस। ये सारे आपको इनके वर्क आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से आते हैं फिलोमिला, ह्यूमन लाइफ, जिस क्रेव, ट्रिस्ट्रेमैन, इसर्ट, all electric and at home, Cromwell, the terrace at Burn, faded leaves. Famous lines, ये quotations of Arnold. And here we are as on a darkly plain, swept with confused alarms of a struggle and fight where ignorant armies clash by night. डबर बीच की बहुत ही फेमस लाइन है ये, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड कह रहे होते हैं कि हम लोग इस अंधेरे जो ये युद्ध का मैदान है, जो बिल्कुल यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पे हम लड़े जा रहे हैं और कितने कंफ्यूज हैं। हमको ये भी नहीं पता है कि हम किसको, इग्नोरेंट आर्मीज की तरह लड़ रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमें किसको मारना है किसको नहीं मारना है, ठीक है। तो ये डबर बीच की लाइन है, बहुत पूछी जाती है। इसी तरह से आपका दूसरा है सेल्फ डिपेंडेंस का है, मीरोप का है, और एक और है विद वुमेन द हार्ट आर्ग्यूज नॉट द माइंड, ठीक है। तो ये भी मीरोप की लाइन है। फिर आपका डेंटे गैब्रियल रोसिटी, ही वॉज द लीडर ऑफ प्री रेफलाइट्स मूवमेंट। तो बस इसमें इतना ही आपको फैक्ट नोट करना है कॉपी में कि डेंटे गैब्रियल रोसिटी कौन थे, प्री रेफलाइट्स मूवमेंट के लीडर थे, ठीक है। इसके बाद है क्रिस्टीना जॉर्जिनिया रोसिटी, ये डीजे रोसिटी की यानी कि डेंटे गैब्रियल रोसिटी की सिस्टर थी। ये भी फैक्ट है, पूछा जा सकता है। अब आप धीरे धीरे एंड तक आ रहे हैं, अब बहुत ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं रहेंगी। अगर आपने इसको संभाल लिया, जो ये अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर आपने सिस्टमेटिकली इसको अच्छे से हैंडल किया तो आगे के टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाले हैं। ओके, नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। अब विक्टोरियन एज के नॉवेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेन, ठीक है। चार्ल्स डिकेन एक बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट थे, बट ही ट्राइड हिज स्किल इन अदर गेम्स ऑफ लिटरेचर एज वेल। इन्होंने नॉवेल के अलावा और जगह भी अपना हाथ आजमाया, हालांकि ये बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। अब इनके वर्क्स क्या है, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि विक्टोरियन एज के नॉवेलिस्ट, हम अलग से विक्टोरियन एज हमने लिखा, अब हमने लिखा कि नॉवेलिस्ट ऑफ दिस एज या नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज, तो इसमें चार्ल्स डिकेन आएंगे। अब इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए, क्या थे कि विक्टोरियन एज के एक ग्रेट नॉवेलिस्ट थे। अब इनके नॉवेल्स के नेम आपने सबने शायद ओलिवर ट्विस्ट जरूर पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में ये चलता है आपका ये नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट। तो ये आपका पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, स्केचेस बाय बॉस, द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, अमेरिकन नोट्स, निकोलस निकल बाय, अ टेल ऑफ टू सिटीज। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो कौन से हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे में मैं आपको टिक करा रही हूं। पहला तो पिकविक पेपर्स बहुत पूछा जाता है, ओलिवर ट्विस्ट बहुत पूछा जाता है, टेल ऑफ टू सिटीज भी बहुत पूछा जाता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बहुत पूछा जाता है, हार्ड टाइम्स और डेविड कॉपरफील्ड पूछा जाता है। बस ये जो इनमें से 1 2 3 4 5 6
ये 6 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी नहीं भूलना है कि पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और हार्ड टाइम्स एंड डेविड कॉपरफील्ड ये चार्ल्स डिकेन ने लिखे थे। ये बात आपको हर समय याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्केचेस एंड टेल्स में हम आएंगे। स्केचेस ऑफ यंग कपल्स, स्केचेस ऑफ यंग जेंटलमैन, द अनकॉमर्शियल ट्रेवलर, जॉर्ज सिल्वरमैन्स एक्सप्लेनेशन। इसके बाद इनके प्ले हैं, इसके बाद इनके अदर वर्क है। फेमस लाइन्स, कोटेशन ऑफ डिकेंस। अब डिकेन के जो फेमस लाइन है वो किससे किससे ली गई है? डेविड कॉपरफील्ड की है, ब्लीक हाउस की है, हार्ड टाइम्स की है और टेल ऑफ टू सिटीज का है। ठीक है, ये देखिए दो हैं, टेल ऑफ टू सिटीज। इट इज अ far better thing that I do than I have ever done. It is a far better rest that I go to than I have ever known. ठीक है, इसके बाद है आपका ठैकरे यानी विलियम मेकपीस ठैकरे। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता। ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बट मेन इनके वर्क्स पूछे जाते हैं कि द मेमोरीज ऑफ अ बैरी लैंडन, वैनिटी फेयर, इसमें आपका वैनिटी फेयर बहुत पूछा जाता है और द वर्जीनियस भी बहुत पूछा जाता है। आपको सारे लर्न करने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी आपको नहीं पढ़ने हैं, बट जिनमें मैंने टिक लगाया बताया ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, सो प्लीज डोंट स्किप देम, इन्हें स्किप मत करिए आप। इसके बाद है आपका जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट वॉज द पेन नेम ऑफ मैरी एन इवांस। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैरी, जब जॉर्ज इलियट लिखेंगे ना 1819 1880, तो आप याद रखेंगे पेन नेम किसका था? मैरी एन एवांस थे, उनका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। पेन नेम किसे बोलते हैं? जिस नेम से ऑथर लिखता है, जिस नाम से ऑथर लिखता है वो उसका पेन नेम हो जाता है। तो जॉर्ज इलियट किसका पेन नेम था? मैरी एन इवांस का। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है, नेम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम बीड, द मिल ऑन द फ्लॉस, रोमोला, मिडिल मार्च, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, डेनियल डेरोंडा एंड रिविलो। इसके बाद जॉर्ज मेरेडिथ भी आते हैं। देखिए विक्टोरियन में बहुत सारे ऑथर्स हैं। जॉर्ज मेरेडिथ 1828 से 1909। इनके नॉवेल्स क्या है? द ऑर्डियल ऑफ रिचर्ड फेवरेल, इमिलिया इन इंग्लैंड, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इनमें से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट एक आपको पढ़ने हैं सारे। इसके बाद ब्रॉन्टे सिस्टर। अब ये ब्रॉन्टे सिस्टर की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए कौन सी दो सिस्टर थी ब्रॉन्टे। एक थी चार्लोट ब्रॉन्टे और एक थी इमिली ब्रॉन्टे। ठीक है, और एक थी एने ब्रॉन्टे। ये तीन है, आप अच्छी तरह याद करिए। चार्लोट ब्रॉन्टे, चार्लोट ब्रॉन्टे, इमिली ब्रॉन्टे और एने ब्रॉन्टे। शी इज द एल्डेस्ट अमंग द ब्रॉन्टीज। जो चार्लोट थी वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो बाकी के बारे में अब इनके केवल वर्क आपको नोट डाउन करके तैयार करने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हार्डी को, जो 1840 में जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न ऑन 1840 एंड डाइड in 1928. He was born in 1840 and died in 1928. Okay. नॉवेल, थॉमस हार्डी क्लासिफाइड हिज नॉवेल इन द फॉलोइंग मैनर। उन्होंने अपने जो नॉवेल्स थे उनको ही क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया भाई? नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट। अब कैरेक्टर एंड इन्वायरमेंट को लेके जो थे वो कौन से थे, ये आपको याद करना है। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, इसके बाद मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये भी आपका ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होगा। इससे इसके सबके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है तो इसमें कैरेक्टर को लेके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज? जो भी कैरेक्टर्स थे उनसे रिलेटेड। फिर है द वुडलैंडर्स, टेस ऑफ द अर्बरविल्स, जूड द ऑब्सक्योर। ठीक है, ये सारे सुने हो जाते हैं, लेकिन ये तीन है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके कैरेक्टर इन्वायरमेंट की नॉवेल है। अगला है रोमांसेस एंड फैंटेसीज। तो इसमें है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, नाम से ही पता चल रहा है ब्लू आइज का एक पेयर, तो ये एक प्रकार की फैंटेसी है, रोमांस ही है। द ट्रम्पेट मेजर, टू ऑन अ टावर, टावर पे दो, द वेल बिलव्ड,
देखिए 3 चीजों से तो रोमांसेस पता चल रहे। टू ऑन ए टावर, टावर में 2 लोग हैं, तो ये भी यहाँ से भी आपका रोमांसेस फैंटेसी पता चल रही है। द वेल बिलव्ड, इसमें बिलव्ड से पता चल रहा है, देखिए बिलव्ड लिखा है ना, और यहाँ पे टू ऑन ए टावर से पता चल रहा है, यहाँ पे द वेल बिलव्ड से पता चल रहा है, और यहाँ पे अ पेयर ऑफ ब्लू आईज से तो पता चल ही रहा है। खाली ट्रम्पेट मेजर से नहीं पता चल रहा है, इसे भी आप अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद है नॉवेल ऑफ इंजेनिटी एंड एक्सपेरिमेंट, तो वो कौन थे? ये भी आपका डेस्परेट रेमेडीज, द हैंड ऑफ इथेलबर्ट, लेओडिशियन। शॉर्ट स्टोरीज कौन सी थी? हार्डली पब्लिश्ड 3 वॉल्यूम्स ऑफ स्टोरीज, अच्छे से तैयार करिए। थॉमस हार्डी ने जो वॉल्यूम्स निकाले थे, पब्लिश किया करवाए थे शॉर्ट स्टोरीज के, उनमें पहले था वेसेक्स टेल्स, यानी वेसेक्स की कहानियां थी इसमें। दूसरा था अ ग्रुप ऑफ नोबल डेम्स। तीसरा था लाइफ लिटिल इरोनीज, लाइफ लिटिल इरोनीज। तो अच्छी तरह से तीनों के नेम आपको तैयार करने हैं। इसके बाद आपका पोएट्री आएगा, तो इसमें वेसेक्स पोएम्स आएगा। तो आप एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जब भी वेसेक्स की बात आएगी तो आप समझ जाइए हार्डली, यानी थॉमस सॉरी हार्डी, थॉमस हार्डी की बात आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इसको मैंने रफ कर दिया है, यहां से मैंने पेन लिया। अब है आपका द डायनास्ट, ठीक है। अब ये रोमांस एंड फैंटेसीज भी आपका हो गया है, पेयर ऑफ ब्लू आईज, ट्रम्पेट मेजर, ठीक है, ये दो गए टू ऑन अ टावर। अब आपके नॉवेल्स भी हो गए, शॉर्ट स्टोरीज हो गए, पोइट्री हो गई, अब डायनास्ट हो गया, ठीक है। डायनास्ट में एन एपिक पोएम रिप्रेजेंटिंग नेपोलियनिक वार्स फ्रॉम 1805 टू 1850, 1805 से 1815 के जो आपके नेपोलियन के युद्ध थे, वो उनको लेकर के इसमें एक एपिक पोएम बनाई गई है, उसका नाम है द डायनास्ट, ठीक है। इसके बाद पोएटिक वॉल्यूम्स थे, वेसेक्स पोएम्स, देखिए फिर से आ गया। जब भी वेसेक्स आएगा तो आप याद रखेंगे वेसेक्स को किससे जोड़ेंगे? वेसेक्स को थॉमस हार्डी से जोड़ना है, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। थॉमस हार्डी, ठीक है, थॉमस हार्डी आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 8 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री ऑफ थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी की जो 8 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री थे उनका, उसमें वेसेक्स पोएम सबसे छोटा है। इट कंटेन 51 पोएम। देखिए वेसेक्स पोएम बहुत पूछी जाती है, तो थॉमस हार्डी का एक कलेक्शन है तो आपको मालूम ही है। आप दूसरी बात आप ये मालूम कर लीजिए कि इसमें कितनी पोएम्स हैं, तो इसमें है 51 पोएम्स, ठीक है। बहुत सारी इसमें है जो सोनेट्स हैं और बहुत सारे सोनेट्स नहीं है। अब इसमें क्या है? इसमें हैप है, न्यूट्रल टोन, अ मीटिंग विद डिस्पेयर, आई लुक इनटू माय ग्लास, ये आपका हो गया पोएम। नंबर 2, पोएम्स ऑन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट में आपका क्या है? आपका जहाँ पास्ट और प्रेजेंट है, तो आपका दिस वॉल्यूम इज अ कलेक्शन ऑफ 99 फिलोसफिकल पोएम। 99 फिलोसफिकल पोएम का एक कलेक्शन है। मेजर पोएम कलेक्शन जो पोएम्स हैं ऑफ दिस कलेक्शन वो इस प्रकार से, तो ये आपको तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद है टाइम्स लॉफिंग स्टॉक्स। This volume is a collection of 94 poems. Hardy described this collection as a miscellany. Major poems of this collection है, इनकी जो आपका मेजर पोएम है वो कौन कौन सी है? A Church Romance, A Noble Lady's Tale, The Man He Killed, Satire on Circumstances. This volume has a collection of 106 poems. This volume some poems which commemorate his early love for Emma Guilford. Major poems of this volume are given below. ये poems हैं कुछ जो आपकी इस वॉल्यूम की हैं। सटायर ऑन सर्कमस्टेंसेस में कलेक्शन है 106 पोएम का, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर है आपका मोमेंट्स ऑफ विजन। दिस वॉल्यूम कंटेन्स 106 पोएम्स।
इसके बाद लेट लिरिक्स एंड अर्लियर, जो बात की थी और पहले की थी। दिस वॉल्यूम इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल 8 वॉल्यूम्स। 8 वॉल्यूम्स है इसमें। इट कंटेन्स 151 पोएम, और इसमें 151 पोएम है। मेजर पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर, जो मेजर पोएम्स है वो ये है, ठीक है। इसके बाद आपका ह्यूमन शोज। दिस वॉल्यूम कंटेन्स 152 पोएम्स। मेजर पोएम्स ऑफ दिस वॉल्यूम आर, ये आपका है लास्ट वीक इन अक्टूबर, कम नॉट येट कम, द टर्निप होअर। देखिए इसमें द लास्ट लीफ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसी तरह से आपका ये विंटर वर्ड्स है, ठीक है। इसके बाद है आपका विंटर वर्ड्स के बाद में हेनरी जेम्स का के वर्क्स हैं। ये एक मिनट, हेनरी जेम्स 1843 टू 1960, ये इनके वर्क है। हिज वर्क्स नॉवेल हैं ये इनके, रोड्रिक हडसन, द अमेरिकन, द यूरोपियंस, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द बोस्टोनियंस, द ट्रेजिक न्यूज, द स्पॉइल्स ऑफ पॉइंटन, द विंग्स ऑफ द डव, द एम्बेसडर्स, द गोल्डन बाउल। ये है भाई हेनरी जेम्स के। तो इस तरह से ये आपका विक्टोरियन एज कंप्लीट होता है। विक्टोरियन एज में आपको कौन से जो प्ले कौन से थे, या नॉवेल कौन से थे, या पोएम कौन सी थी, ये आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियड पे। तो ये मॉडर्न पीरियड की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। आज हम लोगों को इतना ही रिवीजन करना है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से हम लोग बैक में जाके रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि विक्टोरियन एज जो थी वो 1832 से लेकर के 1901 तक चली थी, ठीक है। 1832 से 1901 तक चला। दूसरा, इस एज को एज ऑफ कंफ्यूजन भी कहते हैं, एज ऑफ डायलेमा भी कहते हैं, और इसको एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लॉर्ड अल्फ्रेड जो टेनिसन थे वो यहाँ इसके मेन पोएट थे, ठीक है। हम लोग जब पोएट्स की बात करेंगे तो हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे विक्टोरियन एज में? हम लोग बात करेंगे क्या नाम था इनका, आपका टेनिसन की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें टेनिसन भी आ जाएंगे। इसके बाद इसमें आपके मैथ्यू आर्नोल्ड भी आएंगे, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग भी आएंगे। ये कौन थे? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, और रॉबर्ट ब्राउनिंग तो है ही। तो टेनिसन है और ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग के साथ उनकी वाइफ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, फिर मैथ्यू आर्नोल्ड है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नॉवेलिस्ट को देखेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन नॉवेलिस्ट इसमें कौन थे इस एज में, वो थे चार्ल्स डिकेन, ठीक है। चार्ल्स डिकेन थे। इसके बाद विलियम मेकफिस्ट थैकरे थे, ये थे इनके। इसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो हमको इसमें कौन कौन मिलेंगे? मिलेंगे डेंटे गैब्रियल रोसेटी और क्रिस्टीनिया गॉर्जिनिया रोसेटी, ये मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज इलियट, ये भी इसमें थे। जॉर्ज इलियट को किसका पेन नेम था? मैरी एन इवांस, ये नाम आप याद रखेंगे। फिर हमने पढ़ा ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन थी? 3 सिस्टर्स थी। पहली थी चार्लोट ब्रॉन्टे, दूसरी थी इमली ब्रॉन्टे, तीसरी थी एने ब्रॉन्टे, ठीक है। इसके बाद हम थॉमस हार्डी को इसी में पढ़ेंगे। तो फिर थॉमस हार्डी के नॉवेल पढ़ेंगे, रोमांसेस एंड फैंटेसीज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जब हम पोएटिक वॉल्यूम्स में आएंगे तो उसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? वेसेक्स पोएम्स। जब भी वेसेक्स पोएम्स की बात आएगी तो थॉमस हार्डी की बात तुरंत आएगी, ठीक है। तो वेसेक्स पोएम की बात आएगी। इसके बाद आपका मोमेंट ऑफ विजन है, ह्यूमन शोज है, इसके बाद विंटर वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें लास्ट में हेनरी जेम्स भी थे। तो ये सारा आपको पढ़ना है विक्टोरियन एज में। आई थिंक कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे, रिवीजन करेंगे, और पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा नहीं नोट करना है, एक एक लाइन यानी वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के आपको समझ समझ के लिखने हैं, और ताकि आपको रिवीजन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि जो फेमस लाइंस और कोटेशंस दी हैं
इसमें जैसे पहली दी हुई है, ही सीम्स सो नियर एंड येट सो फॉर, तो ये इन मेमोरियम की है। ये आपको कोड्स जो है वो कॉपी में नोट डाउन करनी है और अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। थैंक यू।